विविध प्रश्न। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी। तो जब हम स्वतंत्र हुआ था भारत, उसकी पूर्व संध्या को भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो वह एक अल्प विकसित और रुद्र थी। कैसी थी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था? एक अल्प विकसित और रुद्र थी। रुद्र। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था में इसके किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? जो औपनिवेशिक भारत है उसकी भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कृषि पर। किस पर निर्भर करता है? कृषि पर करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कि तृतीयक नहीं है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता और श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं? तो वो हो जाएगा हमारा चीनी मिल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक उद्योग से आते हैं, द्वितीयक उद्योग में आ जाएगा चीनी मिल। रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? जो रोजगार का तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी शैक्षिक संस्थान। ये क्या करती हैं? तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, दूसरे में विनिर्माण आता है और पहले में कृषि वगैरह आती है। जो रॉ मटेरियल कच्चा माल वगैरह होता है वो पहले में आता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं रोजगार का प्रमुख स्रोत एवं क्षेत्र कौन सा था? तो हमारे यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था का रोजगार और व्यवसाय का प्रमुख स्रोत या केंद्र क्या था? सिर्फ कृषि था। निम्नलिखित में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हमारे भारत की कौन खुली व्यवस्था की एक विशेषता नहीं हो जाएगी। खुली अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना, ये खुली अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता। जबकि उद्योगों की लाइसेंसिंग व्यवस्था आवश्यकता को समाप्त करना, विदेशी निवेश की स्वतंत्रता होती है, प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता हो जाएगी। मतलब उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना, विदेश निवेश की स्वतंत्रता होती है, औद्योगिक आयात करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर उद्योग प्रतिबंध नहीं लगाया जाता खुली अर्थव्यवस्था में। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता एवं गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता एवं गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया हो जाएगी हमारी वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण है, खुलापन है, उसका क्या कर देंगे? वैश्वीकरण कर देंगे। बहुत सारे निवेश आ जाएंगे, बहुत सारे उद्योग हो जाएंगे। वैश्वीकरण करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है? प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं ना मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सरकारी उद्यम से युक्त होता है, निजी क्षेत्र जो कि निजी उद्यमों से युक्त होता है, एक दूसरे के साथ सह विद्यमान होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वह कैसी अर्थव्यवस्था है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी उद्यम से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त दोनों ही सह विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती है? जी कौन सी गतिविधि है जिसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये हो जाएगी हमारी खनन कृषि, ये सब हो जाएंगे हमारी प्राथमिक क्षेत्र। विनिर्माण दूसरा क्षेत्र, शिक्षा और बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियोजित है? तो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में ही लगी हुई थी, सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र में आ जाएगा हमारा उद्योग। मतलब माध्यमिक क्षेत्र मतलब कौन सा हो जाएगा? विनिर्माण वाला क्षेत्र, उद्योग आते हैं विनिर्माण वाले में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि आती है और जो हमारे रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल किसका उदाहरण है? तो सेल हो जाएगा हमारे, किसका उदाहरण है ये? तो सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है, मतलब सरकारी वाला है ना, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम हो जाएगा हमारा सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यह सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है या उद्योग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? तो हमारा जो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा वह क्या देता है? हमें सिर्फ सेवाएं देता है। सेवा क्षेत्र किसकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र हमारे तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कहाँ गया? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है।
निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण हो जाएगा? तो असंगठित क्षेत्र है तो जो हमारी खेती वगैरह होती है वह क्या है? एक असंगठित क्षेत्र है। खेती प्राथमिक क्षेत्र में आता है और ये एक असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता हो जाएगा। तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा नियोजन या नियोक्ता हो जाएगा हमारा वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन कीजिए जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। तो ऐसा कौन सा उत्पादन है जिसमें जो माल का उत्पादन है वह उत्पादक है उसके घर में किया जाता है? तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग में किया जाता है, घर में बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाला उत्पादन के कारक होते हैं? तो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक होते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पूंजीवादी। खुद पूंजी लगाते हैं, खुद उद्योग स्थापित करते हैं तो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन कारक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन सी नहीं हो जाएगी? तो हमारी पहली आ जाएगी वेल, ये सार्वजनिक है। BCCL ये भी हमारी सार्वजनिक है और NTPC तो पहले से सार्वजनिक है। ICICI ये भैया सार्वजनिक नहीं है, पहला आंसर हो जाएगा इसका। कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का हिस्सा हो जाएगा। जो कार्गो सेवाएं हैं वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कार्गो सेवाएं मतलब तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के डैश रूप में वर्णित किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। संयुक्त क्षेत्र की परिकल या संकल्पना से अभिप्रेरित है। तो जो हमारी संयुक्त क्षेत्र है उसकी संकल्पना से संप्रेरित कौन हो जाएगा? हमारे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच का सहयोग संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनके बीच के सहयोग को क्या कहा जाता है? संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो तेल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है? तो तेल हमारे आते हैं पीली क्रांति से, तिलहन पीली क्रांति से आते हैं। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो गांधीवादी समाजवाद है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। बीजेपी से हैं थे, जनता पार्टी से आते हैं ये, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े फैन थे। अरे गांधी जी के बड़े फैन थे। तो गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत कौन लेकर आया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए हैं। भारतीय समाजवाद डैश का मिश्रण है। तो भारतीय जो समाजवाद है वह किसका एक मिश्रण हो जाएगा? तो ये मिश्रण है हमारे मार्क्सवाद और गांधीवाद का। मास्क लगाया है गांधी जी का। मार्क्सवाद और गांधीवाद से संबंधित है भारतीय समाजवाद। भारत का समाजवाद कैसा है? मार्क्सवाद और गांधीवादी है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो जो हमारे प्रौद्योगिक क्षेत्र है उसमें भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन हो जाएगा? महिला रोजगार सबसे ज़्यादा किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दूसरे क्षेत्र में। महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अधीन आ जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे स्वास्थ्य वगैरह सेवाएं हैं वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत दी जाती हैं। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो परंपरागत रूप से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका आधार माना जाता है किसको? कृषि उद्योग को। किसको माना जाता है? कृषि उद्योग को माना जाता है। अतिरिक्त मांग एक्सेस डिमांड की स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जाता है? तो जो हमारी अतिरिक्त मांग है, एक्सेस डिमांड है, उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेपो दर घटाना होता है। तो क्या करेंगे? अतिरिक्त मांग है उसकी स्थिति को ठीक करना है, बहुत ज़्यादा मांग है, एक्सेस मांग है, तो हम क्या कर देंगे? रेपो दर को घटा देंगे। रेपो रेट की जो होती है वह घटा देंगे। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का बहरूप जो कि गरीब एवं निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाएगा हमारी लघु अवधि
तो भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का बहरूप होता है जो कि गरीब और जो निम्न आय वाले परिवार होते हैं उनको लघु अवधि के लिए छोटे ऋण और वित्तीय सहायता या सेवाएं प्रदान करते हैं। माइक्रो फाइनेंस। भारत लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और इक्फैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र कौन सा है? तो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया एक समाचार पत्र का नाम हो जाएगा हमारा माइक्रो फाइनेंस प्लस, तो कि सिडबी के द्वारा माइक्रो फाइनेंस प्लस सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और जो इक्विफैक्स है इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला के कई नोटों में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित की गई है? मंगलयान की तस्वीर हमारे जो 200 रुपये का नोट था ना उसमें थी, जो कि आजकल मिलते ही नहीं है ना, 200 के नोट पर मिलती थी। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही बताना है, क्या हो जाएगा? पहला जो हमारे मोहम्मद यूनुस हैं यह ग्रामीण बैंक से आते हैं, तो ये सही हो जाएगा, पहले ही सही है। तो यूनुस बहुत ज़्यादा नुस्ख निकालते हैं, तुम ज़्यादा नुस्ख मत निकालो ग्रामीण बैंक में। तो ग्रामीण के जो लोग होते हैं वह छोटी छोटी बात पर क्या निकालते हैं, बहुत ज़्यादा नुस्ख निकालते हैं। तो यूनुस ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण बैंक कैसे खुलेगा मतलब इतने सारे नुस्ख निकालने के बाद? तो मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधा तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा एवं पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे उन्होंने सबके बैंक खाते खुलवाए थे, किसके तहत? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, जनधन योजना के तहत। तो इसका उद्देश्य क्या था कि हर परिवार में कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता हो, बैंकिंग सुविधा हो इनके पास, एक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कर सकें, वित्तीय साक्षर हो जाएं, ऋण तक पहुंच हो, बीमा पेंशन सुविधाएं जो हैं वह सभी को व्यापक रूप से मिल सकें, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आता है। 2010 में एपी माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनज़र आरबीआई ने एमएफआई क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डेस्क की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हैं हमारे वाई.एच. मालेगांव। 2010 में माइक्रो फाइनेंस, तो माइक्रो फाइनेंस का संकट किसके पास आता है? ज़्यादातर गांव में आता है ना, माले वाले गांव में आता है। तो मालेगांव में माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनज़र आरबीआई ने एमएफआई क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्यक्ष समिति बनाई थी, जो कि किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? वह बनाई गई थी श्री वाई.एच. मालेगांव के वाई.एच. मालेगांव की अध्यक्षता में बनाई गई थी, वाई.एच. मालेगांव की अध्यक्षता में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थिर एक विदेशी बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा भारत में एक स्थिर विदेशी बैंक हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा सोनाली बैंक लिमिटेड। तो भारत में स्थित है लेकिन एक विदेशी है, तो सोनाली कहाँ से आई है भैया? विदेश से आई है सोनाली बैंक लिमिटेड। सोनाली बैंक लिमिटेड सोने की है भैया, इसलिए तो सोने की, विदेश से आई है। भले यहाँ पे लोग सोने सोने जैसे बाल हैं उसके, तो विदेशी वाले होते हैं जो हमारे सोने गोरे होते हैं वाई और सोने जैसे बाल होते हैं, तो सोनाली बैंक लिमिटेड हो जाएगी। कलकत्ता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को किस वर्ष सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी? तो इसकी मंजूरी दी गई है कब? 2014 में। जो कलकत्ता स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंस सर्विसेज हैं इनके द्वारा सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी 2014 में कि भैया नॉर्मल काम नहीं चला, अच्छे से चलाओ, अच्छे से फाइनेंस दो। तो बंधन फाइनेंस सर्विसेज को मान्यता दी गई थी 2014 में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई। एसबीआई, बी से मुंबई, बी से मुंबई, एसबीआई मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को
अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी बैंक हो जाएगी जो कि अंतिम ऋणदाता है? भैया कोई भी बैंक नहीं दे तो उससे जाओ तो वो दे देगी, तो भारतीय रिजर्व बैंक है अंतिम ऋणदाता मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मानपन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप हो जाएगा? तो हमारी मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण तरीका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा M3। मुद्रा आपूर्ति मापन के लिए सबसे प्रयुक्त साधन है हमारा M3। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखो 2014 में RBI ने इसको मान्यता दी थी, 2015 में बंधन बैंक बन गई। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई है। बंधन बैंक कब बना है? 2015 में बना है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय बनाया गया है, जो कि सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा हमारा कलकत्ता। कब मान्यता दी गई थी? 14 में दी गई थी और बना है बंधन बैंक 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSMEs क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास सहायता करने के लिए प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वयं वित्तीय संस्थान है? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा सिडबी। क्या है? सिडबी हो जाएगी, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास सहायता करने के लिए प्रायोजित भारतीय संसद का एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वायत्त संस्थान हो जाएगी सिडबी। M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति की माप। M3 मतलब मुद्रा आपूर्ति की माप की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम M3 की गणना करने के लिए करते हैं CU प्लस DD प्लस वाणिज्य बैंकों की निवल समधि जमा राशि। तो हमें M3 की गणना करनी है तो 3 चीज़ों की गणना करनी पड़ेगी, है ना। कौन कौन सी? CU, DD, वित्तीय बैंकों की निवल सावधि जमा राशि, 3 हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था। और ये ढांचा कब जारी किया गया है? 2011 को किया गया है। एक करके गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए एक व्यापक ढांचा नियामक ढांचा बनाया गया है 2011 में। सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में बाजार दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में डैश हो रहा है? तो क्या हो रहा है? शांतिवादी। सेंट्रल बैंक ऑफ बॉम्बे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था ने ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक दर ब्याज दर को कम कर दिया। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या कर रहा है? शांतिवादी हो रहा है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कब हुआ है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है दोनों का 2020 में। तो अपन नहीं बोलते ओ सरदार जी, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसमें शामिल हो गई और यूनियन बैंक हो गई। तो भैया पूरी सरदार हमेशा पंजाब के सिर्फ यूनियन में रहते हैं, तो ओ सरदार जी यूनियन मतलब हो। तो हमारे पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है। भारत में आरक्षित नगद निधि अनुपात CRR का निर्धारण के डेस्क के द्वारा किया जाता है? तो CRR का निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण होता है RBI के द्वारा। सिर्फ RBI निर्धारित करती है। जो नगद निधि अनुपात होती है, इसका निर्धारण कौन करता है? RBI करती है। कौन करती है? RBI करती है। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, जिसे आमतौर पर 300 से 600 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साख रेटिंग, जो कि आमतौर पर 300 या फिर 900 के बीच में संख्या को दर्शाता है। तो पिछला क्रेडिट इतिहास क्या कहलाता है? साख रेटिंग कहलाता है। साख रेटिंग कहलाता है पिछला
क्रेडिट साख रेटिंग कहलाता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1 जनवरी 1949 को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में शाख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है? तो ऐसी कौन सी इकाई है जो कि भारत में शाख को कंट्रोल करती है? तो ये हो जाएगी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है बैंक और उनसे संबंधित श्रेणी के बारे में? पंजाब नेशनल बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो सही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक है वह क्या है? सार्वजनिक बैंक है। इसमें ओरिएंटल बैंक और जो हमारी यूनियन बैंक है उसका विलय हो गया है। एक्सिस बैंक एक निजी बैंक है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो एक्सिस बैंक क्या है? एक निजी क्षेत्र का बैंक है। कैनरा बैंक एक पेमेंट्स बैंक है, ये गलत हो जाएगा। एयू बैंक यह लघु वित्त बैंक है, तो एयू बैंक है जिसके आमिर खान और किया आडवाणी ब्रांड एम्बेसडर है ना। एयू बैंक लिमिटेड क्या है? एक लघु वित्त बैंक है, लघु वित्त बैंक है। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में निम्नलिखित में तो कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? मतलब जो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, तो वो हो जाएगा हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कोई भी इसको ओवरसीज़ नहीं कर सकता। इंडियन ओवरसीज़ बैंक क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और जो हमारी वो थी ना क्या, पंजाब नेशनल, वो भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का है। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की भी सार्वजनिक है। एयू क्या है? तो ये लघु वित्त है। और जो एक्सिस बैंक है वह एक निजी क्षेत्र का है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वह क्या करता है? भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है वह क्या करता है? वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े HVFC MFI का डैश इनसाइड बैंक के साथ विलय हो गया है। तो NBFC MFI और इनसाइडर बैंक का किसके साथ मतलब विलय हो गया है? तो ये दोनों ही मिल गए हैं किसमें? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक में मिल गए हैं भैया। इनने सब इनको इंक्लूज कर दिया। जो भारत फाइनेंशियल बैंक है, फाइनेंस के लिए हमें भैया नाबार्ड जाना पड़ेगा। नाबार्ड नहीं भैया, इंडस, इनमें नहीं जा सकते हम। नाबार्ड, इंडस, नाबास, इंडस फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो इनका कंक्लूजन निकालने के लिए हमें नाबार्ड इनसाइडर जाना पड़ेगा, इनकी साइड जाना पड़ेगा। नाबार्ड इनसाइडर दोनों मतलब NBFC और इनसाइडर दोनों किसके अंतर्गत जोड़े गए हैं? इंडियन फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अंतर्गत इनका विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा सा बैंक है, सब पर साया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। हमारा भी अकाउंट है इसमें, तो साया है, सायाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंशियल गतिविधियां शुरू की थी? तो 1992 में माइक्रो फाइनेंशियल गतिविधियों को स्टार्ट किया था नाबार्ड ने। किसने किया था? नाबार्ड ने किया था, सिर्फ एक प्रायोगिक तौर पर। 1992 में नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंशियल गतिविधियों को शुरू किया था 1992 में। फिर आते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा है उसका प्राथमिक कार्य होता है, यह विनियमन का माध्यम होता है। तो मुद्रा का मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य क्या होता है? यह विनियमन का माध्यम होता है। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंशियल संस्थान कौन सा हो जाएगा? तो 2014 में ऐसा कौन सा बैंक है, छोटा सा बैंक था है ना, माइक्रो फाइनेंशियल संस्थान बन गया है पहला जिसको लाइसेंस प्राप्त हो गया है। तो ये हमारे कलकत्ता का बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना 2015 में कर दी गई थी है ना। NBFC का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका NBFC का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये NBFC और जो हमारी
इनसाइडर है, दोनों किस में मिल गई हैं, तो ये इंडियन फाइनेंस इंक्लूजन्स में मिल गई हैं, है ना। और एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या होगा जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरक्षित नगदी निधि अनुपात क्या होता है, तो आरक्षित नगदी निधि अनुपात होता है हमारा वाणिज्य बैंकों की जमा राशि का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, उसे क्या कहा जाता है, आरक्षित नगदी निधि अनुपात कहा जाता है। तो वाणिज्य बैंक की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, तो मुद्रा का पूर्ण रूप होता है माइक्रो यूनियंस डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसी एजेंसी। तो मुद्रा का पूर्ण रूप होता है माइक्रो यूनिट, सब में दिया गया माइक्रो यूनिट से डेवलपमेंट किया है, तो मुद का पता चल गया, एम का हो जाएगा मल्टी, माइक्रो पहले का हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, रिफाइनेंस, रिफाइनेंस एजेंसी, रिफाइनेंस एजेंसी, रिफाइनेंस एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फेडरल बैंक। कौन है, फेडरल बैंक है, पर लगे हैं भैया, निजी का तो प्राइवेट है ना, तो फेडरल बैंक क्या है, एक निजी बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है, तो हमारा कौन सा पशु जो कि भारतीय रिजर्व बैंक पर है, तो शायद उस पर है हमारा बाघ, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर बाघ का चिन्ह बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष शांतिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो शांतिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास, इनको 2018 में आरबीआई का गवर्नर चुना गया था, शक्तिकांत दास 2018 में चुने गए थे गवर्नर। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में इंदिरा गांधी के समय। एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है, तो एमएफआई का विकास निधि का प्रबंधन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है एमएफआई का विकास निधि का प्रबंधन कौन करता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक करती है, एमएफआई भारतीय रिजर्व बैंक करती है इसकी विकास निधि का प्रबंधन, एमएफआई का। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंशियल पहल है, तो भारत की पहली माइक्रो फाइनेंशियल पहल है सेवा, सबको माइक्रो फाइनेंस देती है और क्या करती है, सेवा करती है, तो भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस पहल हो जाएगी सेवा। भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषण पर ऋण प्रदान करता है एवं विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा पर्यटन आदि प्रदान करता है, तो सिर्फ सोना लेता है, तो ये हो जाएगा हमारा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस ये क्या करता है भैया, सोने को लेता है, फाइनेंस देता है और ऋण प्रदान करता है, विदेशी मुद्राएं का विनिमय सेवाएं देता है, धन का अंतरण सेवाएं देता है, धन प्रबंधन सेवाएं देता है, यात्रा पर्यटन सब प्रदान करता है, वो हो जाएगा हमारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ये स्वर्ण लेता है और ऋण देता है, मुथूट फाइनेंस। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय है भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण, नोट जारी कौन करता है, तो ये सिर्फ हमारा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लघु वित्तीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए भारत में पहली बार एसएचजी बीएलपी किस वर्ष लागू किया गया था, तो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत में पहली बार एसएचजी बीएलपी को शुरू किया गया था हमारे 1992 से 1993 में। कब, 1992 से 1993 में लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार करने के लिए एसएचजी बीएलपी प्रोग्राम लागू किया गया था। बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 से 1993 में ये लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान द्वारा गठित समूह में से एक नहीं है, तो जो हमारी सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा कौन सा गठित नहीं किया गया है, तो शहरी मॉडल बैंक, यह इनके द्वारा गठित नहीं किया गया है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान या इस संस्थान द्वारा गठित समूह में नहीं आता, हमारा शहरी मॉडल बैंक नहीं आता। जबकि
स्वयं सहायता समूह आते हैं, संयुक्त देयता मॉडल आते हैं, ग्रामीण मॉडल आते हैं, ग्रामीण मॉडल आते हैं, संयुक्त देयता मॉडल आते हैं और स्वयं सहायता समूह आते हैं। लेकिन हमारा जो शहरी मॉडल बैंक है वो अंतर्गत नहीं आता, शहरी मॉडल नहीं आता, स्वयं सहायता समूह आते हैं, संयुक्त देयता समूह आते हैं और ग्रामीण मॉडल बैंक आता है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? यदि मुद्रास्फीति हो गई है तो आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर में वृद्धि कर देगी और रेपो रेट में भी वृद्धि कर देगी। यदि मुद्रास्फीति बढ़ गई है या मुद्रास्फीति से आ गई है तो उसको आरबीआई क्या करेगी? उससे निपटने के लिए सीआरआर में वृद्धि और रेपो रेट में वृद्धि करेगी। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है। जो कुल देयता होती है भारत मौद्रिक प्राधिकरण की, भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेस मनी। क्या कहा जाता है? बेस मनी कहा जाता है, जो कुल देनी है। तो भैया हम क्या करें भैया, रखना तो चाहते थे लेकिन बस नहीं चलता, बस मनी देनी है तो कुल देयता को क्या कहा जाता है? बेस मनी कहा जाता है। बस देनी है, मनी देनी है, बस देनी है तो बेस मनी कहा जाता है। देयता को, कुल देयता को कहा जाता है बेस मनी। भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और जो मूल्य हैं उनके स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को कहा जाता है हमारा पूर्ण खुली बाजार संचालन। केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को कहा जाता है खुली बाजार संचालन कहा जाता है। पुनः खरीद की तारीख और जो मूल्य है उसके स्पष्ट विनिर्देश को कहा जाता है, जिसमें बेची गई प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है, तो वह होती हैं पूर्ण खुली बाजार संचालन। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है? तो गांव में जितनी भी सड़कें बनेंगी, सिंचाई वगैरह बांध बनेंगे, नहरें बनेंगी, ये काम कौन करवाता है? तो ये सब करवाती है नाबार्ड। कौन करवाती है? हमारे यहाँ का बार्ड करवाता है, नाबार्ड। निम्नलिखित में कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसलिए तो बेचारा गया, तो ये कौन हो गया? अल सल्वाडोर। अच्छा, अरे यार बेचारा दे तो दिया, पछता रहा होगा। अल सल्वाडोर हो गया जिसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अवरुद्ध। तो बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? तो वह अवरुद्ध कर रहा है ना हमारी मौद्रिक नीतियों को, तो इसे क्या कहा जाएगा? अवरुद्धता कहा जाता है। बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा हस्तक्षेप अवरुद्धता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का समूह नहीं है जो कि सूक्ष्म वित्त उपलब्ध नहीं कराते? तो इसमें आ जाएगा हमारा महिला कर्जदारों को फोकस करती हैं, ये पीयर मॉनिटर करती हैं और बड़ी ऋण राशि नहीं देती। ये सूक्ष्म वित्त संस्थान है ना, तो छोटा ऋण देंगी, तो यह महिला कर्जदारों पर फोकस होती हैं और पीयर मॉनिटरिंग करती हैं, बड़ी ऋण नहीं देती। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें जो केंद्रीय बोर्ड है उसमें किसी भी समय जो पूर्णकालिक गवर्नर होते हैं उसमें कितनी संख्या होगी? पूर्ण गवर्नर की संख्या होगी सिर्फ 4। पूर्णकालिक गवर्नर कितने होते हैं? सिर्फ 4 होते हैं। डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है, इसके लिए वह अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो कौन है जो कि अंतिम ऋणदाता कहलाता है? तो ये है हमारी भारतीय रिजर्व बैंक जो कि अंतिम ऋणदाता कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उच्च शक्ति मुद्रा
यह हाई पावर्ड मनी को समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सी मुद्रा है जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मुद्रा होगी या उच्च शक्ति मुद्रा कही जाएगी? तो वो हो जाएगी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा, जिसे जनता और वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित किया जाता है। वह क्या हो जाती है? उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है, जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, जनता और वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित किया जाता है जिसको। निम्नलिखित में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित कौन करता है? तो ये हो जाएगा हमारा जमा का वह प्रतिशत जो कि किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के पास रखना होता है। तो जमा का वह प्रतिशत जो हमारी कोई बैंक है वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखेगी, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। बैंकिंग प्रणाली में धन के विस्तार एवं संकुचन करने में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली शहरी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित किया जाता है। तो यह किसके रूप में संदर्भित की जाती हैं? खुला बाजार परिचालन में इसको संदर्भित किया जाता है। क्या है हो जाएंगे ये? खुला बाजार परिचालन। बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार, संकुचन, ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री को संदर्भित करता है हमारा खुला बाजार परिचालन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1945 को हुई थी। कब हुई? नहीं, अप्रैल 1935 को हुई थी। अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक मिल गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहाँ के वो सयाजी थे, राजा सयाजी थे ना, गायकवाड़ संस्थापक वही हैं। तो भैया विजया को देना पड़ेगा क्योंकि इस पर साया है। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़े आदमियों का साया है, तो विजय देनी पड़ेगी भैया, विजय देनी पड़ेगी क्योंकि बड़ौदा बैंक में बड़े लोग हैं ये। तो बड़ौदा बैंक है में विलय हो गया है विजया बैंक और देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 से किन बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो ये विजया बैंक और देना बैंक दोनों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। नीचे दिए गए नाबार्ड में से उसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। जो क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। निम्नलिखित में से सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिडबी का पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार हेतु किया गया है? तो बैंकों में सुधार करना है तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? नरसिम्हन समिति के द्वारा किया जाएगा। नरसिम्हन समिति के द्वारा। नरसिम्हन समिति, नरसिंह भगवान के पास क्या होती है? लक्ष्मी होती है। तो बैंकों का सुधार कौन करेगा? नरसिम्हन समिति करेगी। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो बैंक क्षेत्र है इसमें ईडीडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ईडीडी का पूर्ण रूप हो जाएगा अनहेस्ड ड्यू डिलीजेंट। ये क्या होती हैं? ईडीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा इनहेंस्ड। तो इनहेंस्ड इनके हैंड में ड्यू है, कुछ डिलीजेंस है, डिले हैं, ड्यू हैं, डिले हैं। इनके हैंड्स में कुछ ड्यू हैं और डिले हैं। तो इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंट्स, इनहेंस्ड ड्यू एंड डिलीजेंट्स ईडीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। बैंकिंग सेवा में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के लिए समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो बैंकिंग सेवा है उनमें जो कमी है उनसे संबंधित ग्राहकों की जो शिकायत होती है उनको समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है या अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उस अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उस अधिकारी को कहा जाता है बैंक लोकपाल, जो कि क्या करता है? ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का वितरण करता है? तो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन का विवरण कौन देता है? तो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन का विवरण देता है हमारे निर्धनों को सस्ती मूल्य पर
वित्तीय सेवाओं का वितरण करता है। क्या करता है? निर्धनों को सस्ती मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण करता है। वित्तीय समावेशन का विवरण कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन का विवरण क्या कहलाता है? निर्धनों को सस्ती मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का विवरण या वितरण। वित्तीय समावेशन, निर्धनों को सस्ती मूल्य पर वित्तीय सेवाएं देना। एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में प्रदान की जाती है, उपयोग करती है तब तक कि वह ऋण नहीं चुका देता, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संपार्श्विक संपत्ति। क्या कहा जाता है? संपार्श्विक कहा जाता है। तो एक ऐसी संपत्ति जो कि एक उधारकर्ता ऋणदाता को गारंटी के रूप में देता है और वह उसका उपयोग करता है जब तक वह ऋण नहीं चुका रहा है, उसे संपार्श्विक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे संपार्श्विक कहा जाता है। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। भविष्य में वित्तीय लेन देन डैश प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। तो जैसे रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है, जैसे भविष्य में क्या हो जाएगा? सब वायरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायरलेस हो जाएगा। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकों का प्रयोग बढ़ रहा है और भविष्य में वित्तीय लेन देन की प्रौद्योगिकी कैसी हो जाएगी? वायरलेस आधारित हो जाएगी। भारतीय मुद्राओं के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? जो भारत की मुद्रा के जो नोट होते हैं उनको मुद्रित किया जाता है हमारे नासिक में। कहाँ पे मुद्रित किया जाता है? नासिक में मुद्रित किया जाता है। रुपए के लिए चिन्ह आर मतलब जो रुपए का है, इसकी डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतियोगिता के विजेता कौन थे? तो इसकी विजेता थे उदय कुमार। कहाँ के थे ये? मुंबई, IIT मुंबई से आते हैं ये। भारतीय रुपए का नया मुद्रित प्रतीक आधारित तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? जो हमारे रुपए का जो सिंबल है उसको हमने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था? तो इसको 2010 में अपनाया गया। 2010 में इसको अपनाया गया है। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली सामग्री क्या होती है? जो हमारे नोट होते हैं उनकी छपाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री में आती है हमारी कपास और कपास के लत्ते। कपास और कपास के लत्ते का प्रयोग किया जाता है नोटों की छपाई के लिए एक कच्ची सामग्री के रूप में। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपए का नोट होता है इस पर सिग्नेचर होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव के। केंद्रीय वित्त सचिव के। निम्न में से पूर्व प्रधानमंत्री कौन से हो जाएंगे जो कि भारतीय करेंसी नोट पर देखा जा सकता है? तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारतीय नोट पर देखा जा सकता है तो वो हो जाएंगे हमारे मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह, जिनका नाम हमने भारतीय करेंसी नोट पर देखा है। मतलब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं मनमोहन सिंह के। हमने इनको नोट मतलब इनके जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? जो हमारे भारतीय नोट है उसमें कितनी भाषाएं लिखित होती हैं? 15 भाषाएं लिखी होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI को निर्मित किया है। तो वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगी हमारी मार्च 2018 को इसमें आधार अवधि घोषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों की डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया गया है या किया है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष शुरुआत किस लिए किया था? जो इंद्रधनुष की शुरुआत है वह कब की थी? तो वह किसके लिए की थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। इंद्रधनुष की शुरुआत क्यों की गई है? सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई है। कब हुई है? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी IDBI की। 64 IDBI 1964 में इसकी स्थापना की गई है। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बन जाएंगे? भारतीय गवर्नर है तो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे हमारे CD देशमुख। कौन है? CD देशमुख, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्ष 1770 में
स्थापित पहले बैंक का नाम क्या है जो 1770 में स्थापित किया गया था पहला बैंक? उसका नाम हो जाएगा हमारे यहाँ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में गठित किया गया पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने डैश की शुरुआत की है। तो ई भुगतान करने के लिए, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने किसकी शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा हमारा विजन 2021। ई भुगतान के विकल्प के लिए, सुरक्षित ई भुगतान का विकल्प प्रयोग करने के लिए आरबीआई ने विजन 2021 को शुरू किया है। विजन 2021 को शुरू किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कब की गई है? 1975 में की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई है। भारत में उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उदारीकरण विनियमन दर प्रबंधन कब स्थापित किया गया है? तो उदारीकरण किया गया है 1992 में। 1992 में उदारीकृत विनियम दर प्रबंधन की गई है। उदारीकरण, उधार दे दो 1992, उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई 1992 में। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग के क्षेत्र में SLR हो जाएगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड हो गया है, लिक्विडिटी है, रेशियो और स्टैचू का स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय हमारा बी से हो जाएगा मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है जाएगा? बी से मुंबई। और एसबीआई का मुख्यालय बी से मुंबई। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का रंग नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी कौन सी मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं होता? तो हमारे जीएसटी आरबीआई का नहीं है बल्कि नकदी आरक्षित अनुपात होता है, CRR होता है, संबंधित तरल अनुपात होता है, SLR होता है और बैंकिंग दर होती है, लेकिन जीएसटी नहीं होता। आरबीआई का प्रतीक क्या होता है? जो आरबीआई है उसका प्रतीक होता है एक ताड़ के वृक्ष के सामने बंगाल टाइगर। एक ताड़ के वृक्ष के सामने क्या होता है? बंगाल टाइगर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं हो जाएगा? बैंकों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो मोबाइल ATM सबसे पहले ICICI बैंक ने पेश किया था, तो ये सही हो जाएगा। जो मोबाइल ATM है सबसे पहले आई से देखा था हमने, सही में आई है या नहीं आई है? तो मोबाइल ATM की सेवा सबसे पहले ICICI बैंक ने पेश की थी। पूरे भारत में SBI की सबसे बड़ी शाखाएं हैं, तो ये भी सही है। तो हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं किसकी हैं? SBI की हैं। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। तो जो इलाहाबाद बैंक है सबसे पुराना गवर्निंग या जो गवर्नमेंट का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की निजी बैंक है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की निजी बैंक कहाँ से हो जाएगी? गवर्नमेंट है। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो जो SBI है इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1806 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी 1806 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया है? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके बनाई गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाई गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये आगे जाके SBI बना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी। 1955 में कौन बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है? तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया है? तो ये हो जाएगी हमारी इंपीरियल बैंक का किसका नाम बदल है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक
ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के SBI कर दिया गया है, क्योंकि उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से भारतीयों ने खोला था, तो वो हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन आता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, जनता के लिए बैंकर नहीं आता। सरकार के लिए बैंकर है RBI। इस अंतिम विकल्प के रूप में ऋण प्रदाता है, मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, लेकिन जनता के लिए बैंकर नहीं है RBI। बैंक दर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो बैंक दर होती है, बैंक दर शब्द का अर्थ क्या होता है, बैंक दर शब्द का अर्थ होता है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिया जाने वाले अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली दर क्या कहलाती है, बैंक दर क्या कहलाती है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए जाने वाले अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज की दर कहलाती है।